नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अब पहले चरण के मतदान भी हो गए, उनके बारे में बहुत सारी विश्लेषणात्मक चर्चाएं भी हो चुकी हैं। दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और सक्रियता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान में हैं और अन्य जगहों पर जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो विपक्ष का जमावड़ा है वो रांची में हो रहा है। राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की खबर आई है, इसलिए वो मध्य प्रदेश और रांची में अपनी जो उपस्थिति थी उससे उन्होंने हाथ खींच लिया है डॉक्टर की सलाह पर, और जयराम रमेश ने इस बारे में सूचना दी है। उनकी जगह पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब दोनों जगह उपस्थित रहेंगे। रांची की रैली में विपक्ष के तमाम नेता जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के, और संजय सिंह, और श्रीमती केजरीवाल भी गई हैं, ऐसी सूचना है। और शायद जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला साहब और बहुत सारे विपक्ष के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। तो रांची में आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन का जमावड़ा हो रहा है। और इस बीच बहुत सारी खबरें दूसरी तरह की भी आने लगती हैं। आप जानते हैं, जब चुनाव चलता रहता है, खबर मतलब चटपटी खबर बिहार से है कि पूर्णिया में जो उनके एक विद्रोही उम्मीदवार आप कह सकते हैं, जो इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट का डिसाइड न हो पाने की वजह से, पप्पू यादव, चर्चा उनकी बहुत है, मीडिया में वो लोकप्रिय हैं, और इसलिए वहाँ जो राजद की अधिकृत उम्मीदवार हैं बीमा भारती, जो पिछड़ी जाति से आती हैं, और उनका अपना, लेकिन वो कई बार की विधायक रही हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उन पर किसी वजह से सोच समझकर लालू यादव ने दांव लगाया है, लेकिन वो पप्पू यादव को मना पाने में सफल नहीं रहे कि वो पूर्णिया की जगह मधेपुरा से लड़ें। ऐसी बात आई थी, पता नहीं इसमें सच क्या है, लेकिन अब दोनों पक्ष अगर इसकी सफाई दें तो पता लगेगा। फिलहाल कठिनाई ये है कि पप्पू यादव वहाँ बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया में उसकी कवरेज बहुत सारी है। उसमें एक अफवाह ये फैली हुई थी कि 3 दिन तक तेजस्वी यादव वहाँ कैंप कर रहे हैं, लेकिन अभी डिटेल्स में पता चला कि रांची में भी ये तेजस्वी यादव पहुँच रहे हैं, तो इसलिए ये बात शायद ठीक नहीं है। इस बार वहाँ 5 लोकसभा सीटों पर बिहार में मतदान होना है दूसरे चरण में, और मेरे साथ राजस्थान से भी महेश जुड़ रहे हैं, तो वो बताएंगे। राजस्थान में 13 सीटों पर चुनाव होना है दूसरे चरण में। ये 13 की 13 भाजपा के हाथ थी। जो पिछली बार 12 सीटें थी उसमें तो एक उनकी समझौते की सीट थी, नागौर। हालांकि वो समझौता एनडीए में ही था और सभी भाजपा ही यानी एनडीए ही जीता था। 11 भाजपा और एक नागौर की सीट उनका समझौता। लेकिन अब जो 13 सीटें हैं, ये 13 की 13 भाजपा ने पिछले चुनाव में जीती थी, इसके पिछले चुनाव में भी जीती थी, 2014 में और 2019 में। तो ये समझना मौजू होगा कि अब वहाँ रंग ढंग क्या है। तो फिलहाल हम बिहार और राजस्थान से हमारे पास 2 प्रतिनिधि फ्रीलांस जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, जो वहाँ की सीटों में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और क्या हुआ है, इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो पहले बिहार को कर लेते हैं, चूँकि हम लोग अभी पप्पू यादव पर बात कर ही चुके हैं। तो रंजन जी, आपके पिटारे में क्या है? कौन-कौन सी 5 सीटें हैं और उनमें क्या कैरेक्टर है उनका, ज़रा सा बताइए। बिहार में दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पे चुनाव होगी और ये पांचों सीट बिहार का पूर्वी हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। और इसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर है। तो एक-एक करके हम जान लेते हैं सबकी। किशनगंज लोकसभा सीट पे जदयू उम्मीदवार इस बार मुजाहिद आलम हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद हैं। इस बार यहाँ पे एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी हैं, अख्तरुल इमाम, जो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ये विधायक भी हैं यहाँ से। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही किसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से ये विधायक हैं। तो ये इस बार का जो कैंडिडेट है वो रहा, लेकिन 2019 में यहाँ से कांग्रेस
के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद चुनाव जीत चुके हैं, 33% इनका वोट शेयर था और जदयू उम्मीदवार सैयद महमूद अशफाक को 30% के करीब वोट शेयर मिला था और बहुत कम अंतर से 30, 32, 33 हजार के करीब करीब अंतर से मोहम्मद जावेद यहाँ से अपना सीट जीत पाए थे। लेकिन AIMIM के जो उम्मीदवार थे उस वक्त भी अख्तरुल इमाम, उनको करीब करीब 26-27% वोट मिला था। उसकी वजह है कि किशनगंज की जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या है, वो 65 से 70% के करीब करीब मुस्लिम आबादी है और इस वजह से जब यहाँ पे कांग्रेस और AIMIM के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वोट बढ़ जाता है। ऐसी आबादी वही 1 लाख के करीब करीब यहाँ पे है और मुस्लिम, जैसा कि हमने पहले कहा कि 11-12 लाख के करीब करीब मुसलमानों की आबादी है। तो ये इस सीट का, और यहाँ पे विधानसभा का देखें कि किनके पास कितना कितना विधानसभा है, तो विधानसभा की 4 सीटें राजद के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है और 1 सीट AIMIM के पास है। तो ये कुल मिला के पहले शायद ज्यादातर सीटें यहाँ AIMIM की ही थी, लेकिन वो लोग दल बदल के राजद में चले गए AIMIM के विधायक, ऐसा हुआ था ना? हाँ 5 था, लेकिन 4 राजद में चले गए हैं और 1 बचे हुए हैं अभी। ठीक। तो ये पूर्णिया को देखिए, जो बेहद दिलचस्प कहानी है पूर्णिया का और खूब आजकल चर्चा में रहता है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 2 बार, ये सिटिंग सीट है जदयू का, 2014 और 19 में यहाँ से संतोष कुमार कुशवाहा दोनों बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी ये सीट NDA में जदयू के खाते गया है और वही कैंडिडेट को रिपीट किया गया है। जदयू उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा इस बार भी मैदान में है और आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन में ये सीट आरजेडी के खाते गया है और आरजेडी के तरफ से बीमा भारती को ये सीट, इस सीट पे टिकट दी गई है। लेकिन बीमा भारती अभी कल तक जदयू में थी, हालांकि वो 5 बार की विधायक रही हैं, पहली बार निर्दलीय चुनाव जीती थी विधायक की, लेकिन उसके बाद लगातार वो 5 बार विधायक रही हैं। लेकिन जब बिहार में अभी कुछ दिन पहले नवंबर-दिसंबर में सरकार बदल रहा था, उस वक्त वो जदयू छोड़ करके राजद की तरफ झुकाव दिखाई और फिर अंततः वो राजद में चली गई और इस बार उनको राजद से लोकसभा पूर्णिया का टिकट मिल गया है। तो इसी वजह से, और तीसरी तरफ पप्पू यादव है मैदान में, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे नॉमिनेशन करा चुके हैं। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले 19 मार्च को पप्पू यादव लालू यादव की यहाँ पटना में मुलाकात उनको करने गए थे और 20 तारीख को ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उनकी अपनी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, इनका विलय ये कांग्रेस में कर लिए हैं। तो लेकिन बावजूद इसके इनको पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, ये ले पाने में सफल नहीं हुए और जबकि ये पिछले एक साल से करीब करीब प्रणाम पूर्णिया कैंपेन चला रहे हैं और अभी यहाँ पे मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया था। अभी कुछ वक्त पहले तक ये मुकाबला त्रिकोणीय था और इन तीनों में पप्पू यादव की बढ़त स्पष्ट तौर पे दिख रही थी। लेकिन अभी 2 दिन से 2 रैलियां करीब करीब तेजस्वी यादव का हो चुका है पूर्णिया में और अभी कल जब भागलपुर में शायद राहुल गांधी की रैली थी और उस रैली में तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे, ये बीमा भारती भी उपस्थित थी। अब धीरे धीरे लग रहा है कि बीमा भारती जो दूसरे नंबर पे थी, अब वो पहले नंबर की तरफ स्विच कर रही है। पप्पू यादव जो पहले नंबर पे थे वो दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, जबकि संतोष कुमार कुशवाहा जो जदयू के टिकट पे मैदान में है, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, इनकी अपनी कोई खास लोकप्रियता नहीं है। ये जदयू पार्टी नीतीश कुमार या फिर मोदी जी के चेहरा पे 2 बार से जीतते आए हैं। तो ये अभी यहाँ का पूर्णिया का अपडेट है। ठीक है। और सीट है कटिहार का। कटिहार में जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी हैं और कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर हैं। ये वही तारिक अनवर हैं जो 2014 में एनसीपी के टिकट पे कटिहार से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में भी यही दोनों सेम कैंडिडेट थे। जदयू से दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर थे।
तारिक अनवर उस वक्त भी 2019 में भी दूसरे नंबर पे रहे थे, लेकिन बहुत कम अंतर से दुलाल चंद गोस्वामी जीते थे। 57-58 हजार के करीब में वोटों का अंतर था और वो जीते थे। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो बीजेपी के पास दो विधायक हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं, 1 जदयू के पास है और 1 सीपीआई एमएल के पास है। एक अपडेट जो आज का है यहाँ का कटिहार का, कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के यहाँ पे एक बड़े नेता थे, उनका नाम था महमूद कैसर अली, जो पहले एमपी रह चुके हैं। आज वो राजद ज्वाइन किए हैं और राजद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनको बना दिया गया है। तो ये रहा कटिहार का कुछ अपडेट। क्या इसी सीट से वो इसी सीट से एमपी रहे हैं क्या वो? हाँ, संभव कंफर्म नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन संभव है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे। हाँ। और अब बांका लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बांका लोकसभा क्षेत्र में जदयू उम्मीदवार गिरिधारी यादव हैं और आरजेडी के टिकट पे जयप्रकाश नारायण यादव मैदान में हैं। सेम उम्मीदवार 2019 में भी मैदान में थे और गिरिधारी यादव जीते थे, जो जदयू के टिकट पे मैदान में थे, और उनको 48% के करीब करीब वोट मिला था। और राजद उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव को 28-29% के करीब वोट मिला था और जीत का अंतर 2 लाख के करीब था। अच्छा। हालांकि वहां पे एक पुतुल कुमारी थी, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार निर्दलीय, जो पहले भाजपा में थी। 2019 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गई, तो 10-11% के करीब करीब वो भी वोट काट ली थी। और विधानसभा की बात करें तो 3 विधायक जदयू का है, 2 बीजेपी का, 1 राजद का। यहाँ का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसका ये अपडेट है। और कोई सीट बची? हाँ, भागलपुर ही आखिरी है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में जदयू उम्मीदवार अजय कुमार मंडल हैं, जबकि राजद उम्मीदवार अजीत शर्मा है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के टिकट पे अजीत शर्मा है, महागठबंधन कांग्रेस उम्मीदवार है, कांग्रेस अलायंस में है। हाँ जी बताएं। हालांकि उनकी बेटी को ये टिकट मिलने वाली थी, नेहा शर्मा को, लेकिन किसी कारणवश अजीत शर्मा जो भागलपुर के विधायक हैं उनको मिला है। और आशा शर्मा वहां पे रोड शो भी कर रही है, जो अजीत शर्मा जी की बेटी हैं और वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी हैं। 2019 की बात करें तो अजय कुमार मंडल यहाँ पे जदयू उम्मीदवार थे और उनको 59% के करीब करीब वोट मिला था और वो विजय हुए थे। जबकि आरजेडी के टिकट पे शैलेश मंडल, जिनको 32-33% के करीब करीब वोट मिला था और वो दूसरे नंबर पे रह गए थे। जीत का अंतर 3.25 लाख के करीब था इनके बीच। और विधानसभा की बात करें जो 2020 में हुआ था तो 3 बीजेपी के खाते, 1 जदयू, 1 राजद और 1 कांग्रेस के खाते गया था। तो ये कुछ, हालांकि एक चीज और अपडेट हम बताना चाहेंगे कि किशनगंज में आज नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा थी। पूर्णिया में नीतीश कुमार जी अपने उम्मीदवार के लिए, जो संतोष कुमार कुशवाहा है, रोड शो करने वाले हैं। और कटिहार में आज अमित शाह गृह मंत्री जो है उनकी जनसभा थी। स्थान लौटते हैं जिसने दिया है चुनाव में, और वहां से जो खबरें आ रही हैं उससे लगातार जो है आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को ऑक्सीजन मिल रही है। तो हम महेश जी अब आप पर आते, माइक ऑन कर लीजिए और जरा बताइए 13 सीटों का क्या हाल हवाल है हमारे दर्शकों को। हाँ, तो जो पहले चरण में ऑक्सीजन मिल रहा था इंडिया गठबंधन को, वो दूसरे चरण में उतना मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये जो पूरा इलाका बचा है 13 सीटों का, यहाँ पर कमोबेश मोटे तौर पे देखा जाए तो बीजेपी ज्यादा हावी रहने वाली है। लेकिन ये देखने की बात होगी कि पहले चरण में जो कैंपेन रहा और जिस तरीके की पॉजिटिव चीजें इंडिया गठबंधन के लिए निकल के आई, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर सीट वार देखें हम, एक लोकसभा क्षेत्र का देखें तो टोंक सवाई माधोपुर में गुजर मीणा कॉम्बिनेशन और जाट वोट,
क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट के पीछे जो जाट विधायक है वो काफ़ी हैं और जाट वोट भी सचिन पायलट की प्रेजेंस से मिलेगा, गुर्जर वोट मिल रहा है और हरिश्चंद्र मीणा खुद मीणा कम्युनिटी से है। तो ये एक सीट है जो इन 13 सीटों में से कांग्रेस के लिए या इंडिया अलायंस के लिए मजबूत सीट है और यहाँ पर अच्छे चांस है कांग्रेस के। इससे अगली सीट पे हम जाते हैं तो कोटा बूंदी सीट है। कोटा बूंदी सीट से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला बीजेपी के कैंडिडेट हैं और प्रहलाद गुंजल जो खुद बीजेपी में रहे हैं, कुछ समय पहले कांग्रेस में गए हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट है। अब यहाँ पर एक तो ओम बिड़ला पहले से मजबूत है, दूसरा प्रहलाद गुंजल खुद बीजेपी में थे, कुछ समय पहले गए हैं। हालांकि इलाके के मजबूत नेता माने जाते हैं प्रहलाद गुंजल, लेकिन उनके लिए नेगेटिव ये हो रहा है कि वहां पर जो शांति धारीवाल जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने बड़ा नेगेटिव कैंपेन सा चला रखा है, एक तरीके से खुले में वो नुकसान ही कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ओम बिड़ला को वो बेहद फायदा पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर मुश्किल है कोटा बूंदी सीट पे कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए ये आसान सीट है देखा जाए तो। तो अगली सीट झालावाड़ 12 है। झालावाड़ 12 से बीजेपी के कैंडिडेट है दुष्यंत सिंह। दुष्यंत सिंह वर्तमान सांसद हैं और वसुंधरा राजे के पुत्र है, 5वीं बार वो सांसद बनने की दिशा में है और सामने है उर्मिला जैन। उर्मिला जैन कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन भाया की बीवी है। इसके अलावा उर्मिला जैन का एक मेरिट ये बताया जाता है कि वो बड़ी संख्या में वहां पे लड़कियों की शादियां करवाती है सालाना 1000-2000 की संख्या में। इसके अलावा उर्मिला जैन का कोई मेरिट है नहीं। एक तो प्रमोद जैन भाया की बीवी होना और दूसरा एक तरीके का उस तरीके का समाज में प्रेजेंस होना। साफ तौर पर वसुंधरा राजे की प्रेजेंस और वसुंधरा क्योंकि और कहीं कैंपेन नहीं कर रही है, पूरा झालावाड़ यहीं कैंपेन कर रही है, तो यहाँ पर दुष्यंत सिंह प्लस में है, बीजेपी यहाँ पर खुले हम साफ तौर पे जो मान सकते हैं कि पॉजिटिव सिचुएशन है। ठीक। अगली सीट पे जाते हैं तो अगली सीट है भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा और राजसमंद जो है सीटें हैं, यहाँ पर बड़ा मजाक सा हुआ जैसे जयपुर वाली सीट पे मजाक था कांग्रेस के लिए। तो राजसमंद और भीलवाड़ा के पहले टिकट घोषित किए गए, तो भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को कैंडिडेट बनाया गया और राजसमंद से एक रावत हैं जो बाद में गायब भी हो गए, वो फोन ही नहीं उठाया उन्होंने, उनको कैंडिडेट बनाया गया। फिर वापस ये बदल करके भीलवाड़ा से सीपी जोशी को कैंडिडेट बनाया गया और दामोदर गुर्जर को भेज दिया गया राजसमंद। तो अब सीपी जोशी पहले यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सीपी जोशी बड़ा नाम है, लेकिन जमीन पर जो है कुछ अच्छे काम उनके सीपी जोशी के अपने के लोग याद करते हैं, लेकिन जमीन भाजपा और आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। उनकी तरफ से दामोदर अग्रवाल कैंडिडेट है, तो ये मोटे तौर पे देखा जाए तो बीजेपी के लिए मजबूत सीट है। अगर गुर्जर वोट और कुछ अगर पायलट यहाँ कुछ प्रेजेंस देते हैं तो एक भीलवाड़ा थोड़ी मजबूत हो सकती है कांग्रेस के लिए, अदरवाइज सीपी जोशी यहाँ कमजोर कैंडिडेट ही माने जा रहे हैं। अगली सीट चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ से पूर्व मंत्री है उदयलाल अंजना जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, और आंजना और सीपी जोशी जो बीजेपी के यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है। चित्तौड़गढ़ बीजेपी का गढ़ है और सीपी जोशी और अंजना दोनों वहीं के रहने वाले हैं। उदयलाल अंजना का मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए जो काम है वो पॉजिटिव। एक सीपी जोशी बीजेपी में है, एक सीपी जोशी कांग्रेस में है। जी, तो भीलवाड़ा से जो सीपी जोशी है वो कांग्रेस के सीपी जोशी है और चित्तौड़गढ़ से जो सीपी जोशी है वो बीजेपी के सीपी जोशी है। हाँ, तो ये लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो जो कांग्रेस के सीपी जोशी है उनको ही लोग ज्यादा जानते हैं। ये अभी विधानसभा चुनाव से पहले ही सतीश पूनिया जी को हटा करके यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया था, इनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। तो
जो बीजेपी वाली सीपी जोशी है वो उतने नहीं है, लेकिन वहां पर मजबूत है वो। और चित्तौड़गढ़ में हालात ये है कि बीजेपी के पास 6 विधानसभा है अभी जीती हुई, और एक कांग्रेस के पास है, एक इंडिपेंडेंट है। तो विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो फिर मजबूत जो है बीजेपी ही है। अगली सीट उदयपुर है। उदयपुर से 2 प्रशासनिक अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से ताराचंद मीणा है और बीजेपी से मन्नालाल रावत है। अब ताराचंद मीणा जो है वहां संभागीय आयुक्त रहे हैं लंबे टाइम तक, वहां उनकी नियुक्ति रही है। ये कहा जाता है कि ताराचंद मीणा का जमीनी जुड़ाव है, लोगों के बहुत काम किए हैं। वही मन्नालाल रावत का भी ये है कि ये आरटीओ रहे हैं और इन्होंने भी लोगों के बहुत काम किए हैं, और संगठन में जैसे आरएसएस में इसमें इनका ठीक पहले से प्रेजेंस है, जो कई प्रशासनिक अधिकारी अनाधिकारिक रूप से रहते हैं। तो और उदयपुर वैसे बीजेपी का गढ़ है, देखा जाए अगर विधानसभा वार देखें तो बीजेपी के वहां 5 विधायक हैं, आईएनसी का 1 विधायक है, और भारत आदिवासी पार्टी के जो हैं वहां पर उदयपुर क्षेत्र में 2 विधायक हैं। तो अब भारत आदिवासी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, वो बेसिकली कांग्रेस को ही नुकसान है उससे। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मन्नालाल रावत जो है वो मजबूती में है। अगर ये सही समय पर भारत आदिवासी पार्टी से सही समय पर अगर गठबंधन होता और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी नहीं लड़ रही होती, तो फिर एक टक्कर का माहौल यहाँ पर हो सकता था। अगली सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया, और जिसको अरविंद दामोर जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, और फिर अचानक से जो कांग्रेस के प्रभारी है रंधावा जी ने एक ट्वीट किया कि हम यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई में, जो भी उनका बात था। और दूसरे दिन जब नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी, तो कांग्रेस के कैंडिडेट ने फोन करके वो गायब हो गए, तो नॉमिनेशन वापस ही नहीं हुआ। तो अभी कांग्रेस के सिंबल पे अरविंद दामोर लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने 3-4 पत्र जारी करके और वहां की पूरी यूनिट को लगा करके वहां के इलाके की तरफ से हर तरीके से वहां पर राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट है और डूंगरपुर से अभी विधायक है, उनको समर्थन दे रखा है। जमीन पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ लगे हुए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट है महेंद्रजीत मालवीय, वो कुछ समय पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से विधायक जीते और अभी कुछ समय पहले बीजेपी में गए हैं और सांसद का टिकट मिला उनको, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की वहां की यूनिट महेंद्रजीत मालवीय को कितना एक्सेप्ट करती है वो भी देखने की बात है, क्योंकि लंबे समय तक आप कांग्रेस में हैं, सीधी लड़ाई रही है आपके कार्यकर्ताओं के बीच में, अचानक से आपको किस तरीके से स्वीकार करेंगे। दूसरा, महेंद्रजीत मालवीय के ऊपर ये भी है कि वो अशोक गहलोत के आदमी माने जाते हैं, और ये बहुत अशोक गहलोत का जिस तरीके का विधानसभा में मुख्यमंत्री थे, विधानसभा चुनाव में उनके निर्णयों को हार का एक कारण भी माना गया। और अभी इन चुनाव में ये हो रहा है कि कई सीटों के ऊपर अशोक गहलोत साहब की वजह से नुकसान हो रहा है कि उनकी बनिस्पत, जिनको एक समय पार्टी का गद्दार कहा जा रहा था सचिन पायलट, उनकी वजह से फायदा हो रहा है। तो ये एक राजस्थान में हलचल है जिसका केंद्रीय कांग्रेस में भी क्या फर्क रहता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो अरविंद दामोर कैंडिडेट है, उनको ये कहा जा रहा है कि ये गहलोत गुट से तय किया गया था। फिर यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के खडूनिया, वो पूरा इस गुट में है, और सारा डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि क्या उस कांग्रेस के सिंबल पे हाथ पे कितने वोट जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे राजकुमार रोत मजबूत है, राजकुमार रोत की सीट निकलती हुई दिख रही है। अब इसको हम इंडिया अलायंस की सीट माने, क्योंकि अलायंस में है नहीं भारत आदिवासी पार्टी अभी तक, और वो 23 जगह प्रदेश में 23 जगह अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, कांग्रेस के सामने ही वो लड़ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद क्या भारत आदिवासी पार्टी का वोट जो है वो क्या मिलेगा, जो सीट है वो इंडिया अलायंस के साथ काउंट होगी, ये एक डिपेंड
करता है, लेकिन हाँ, यहाँ राजकुमार रोज चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं बहुत मजबूती से। अब इसके बाद हम जाते हैं जालोर सिरोही। तो अच्छा, बांसवाड़ा अगर विधानसभा वार बताएं तो बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 है और एक भारत आदिवासी पार्टी के पास है। तो विधानसभा वार भी देखें तो इनका बराबरी का सा मामला है। जालोर सिरोही में वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत पूरा जोर वहीं लगा रहे हैं, लेकिन ठप्पा है बहारी का, बाहर के हैं, जालोर के है नहीं वैभव गहलोत या अशोक गहलोत। हालांकि उनकी पत्नी ने, वैभव गहलोत पत्नी ने दावा किया है कि मैंने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है यहीं पे और मैं यही रहने वाली हूँ सारा कैंपेन। अशोक गहलोत भी अपना सारा जो है इज्जत बचाने का, सारा मान बचाने का जो है अपील कर रहे हैं लोगों से और पूरा टाइम वहां दे रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट है लुम्बाराम चौधरी, उसके सामने मुश्किल ही है कि वैभव गहलोत को कर पाएंगे। ये परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट भी है, आरएसएस का वहां मजबूत तंत्र है और लुम्बाराम चौधरी जो है आरएसएस में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरीके से और अलग अलग तरह के चुनाव भी जीते हैं। इनको एक आदर्श किसान की तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है कि इजराइल जाकर के बूंद बूंद खेती ये सीख करके आए थे। और एक इमेज जो होती है, एक आरएसएस का जो ट्रेडिशनल कार्यकर्ता जो होता है, जिसकी एक थोड़ी सी साफ सी इमेज होती है, जो उस तरीके के जो आजकल कम्युनल और पूरा उस तरीके से डिफेम नहीं है, एक साफ छवि वाले लुम्बाराम चौधरी एक कार्यकर्ता है और वैभव गहलोत यहाँ मुश्किल में है। ये सीट कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इसके बाद आते हैं बाड़मेर जैसलमेर। अब जालोर में वैसे विधानसभा वार देखें तो बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 है और एक इंडिपेंडेंट है। बाड़मेर जैसलमेर में हम जाते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार है उम्मेदाराम बेनीवाल, जो आरएलपी से विधायक का चुनाव लड़े थे बाइतू सीट से। बाइतू सीट में वो हरीश चौधरी के सामने थे। हरीश चौधरी ही इनको कांग्रेस में लेकर के आए हैं और यहाँ पर एक दूसरे बड़े नेता है हेमाराम चौधरी, वो भी पूरे तरीके से इसमें सक्रिय है। तो ये चुनाव बाड़मेर में असल में उम्मेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी मिलके लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ये मजबूत है, बहुत साफ तौर पे ये सीट मजबूती में दिख रही थी और कैलाश चौधरी जो अभी वहां से सांसद है, वो फंसते हुए नजर आ रहे थे। उनकी इस उलझन को ज्यादा उलझा दिया एक सोशल मीडिया और मीडिया का आजकल आंख का तारा हो रखा है रविंद्र सिंह भाटी। वो शिव से विधायक है, निर्दलीय चुनाव थे, बीजेपी ज्वाइन करी, 5 बीजेपी में रहे, टिकट नहीं मिला, वापस जाके निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बने शिव से। अभी उन्होंने वादा किया था शिव की जनता से कि मैं 5 साल आपकी सेवा करूंगा, विधायक रह के सेवा करूंगा और चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तुरंत लोकसभा चुनाव लड़ने आ गए। कैंपेन उनका जो है माहौल के हिसाब से, इलेक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से, कैंपेन मैनेजमेंट के हिसाब से जबरदस्त चल रहा है। यहाँ से दिल्ली तक के पत्रकारों के वो प्यारे हैं, सोशल मीडिया पे अच्छा माहौल है, लेकिन जमीन पर नहीं है। अब हो क्या रहा है कि ये रविंद्र सिंह भाटी है राजपूत कम्युनिटी से, राजपूत ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है, तो नुकसान हो रहा है कैलाश चौधरी को। इसमें बेनीवाल, उम्मेदाराम बेनीवाल का जो कैंडिडेचर है और मजबूत हो रहा है और ये सीट कांग्रेस के लिए आप मान सकते हैं कि उम्मीद है ये सीट कांग्रेस को जाएगी। फिर अगली सीट है पाली। पाली में कांग्रेस से उम्मीदवार है संगीता बेनीवाल और पीपी चौधरी है जो अभी वहां के सांसद हैं, वो है बीजेपी के कैंडिडेट। संगीता बेनीवाल का जमीन पे कार्यकर्ताओं से कोई जुड़ाव नहीं है, वो सबसे नेगेटिव चीज है। एक स्कोप अगर वहां बनता तो ऐसे व्यक्ति को टिकट अगर दिया जाता जिनका जमीन पे जुड़ाव हो, कार्यकर्ताओं की टीम हो, तो कांग्रेस इस सीट पे काफी अच्छा फाइट दे सकती थी। लेकिन संगीता बेनीवाल का अभी तक भी यह है कि टिकट घोषित हुए इतना लंबा टाइम हो गया, लेकिन जमीन पे कार्यकर्ताओं से उस तरीका जुड़ाव है नहीं, तो ये सीट मुश्किल में है। बीजेपी यहाँ पर बहुत साफ तौर से आप कह सकते हैं कि मजबूती में है। यहाँ पर विधानसभा वार भी देखें तो बीजेपी के पास 6 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 2 सीट है, तो यह बीजेपी के खाते की सीट है। अगला है जोधपुर।
जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी सांसद है वहां से, और उनके सामने मुश्किलें पैदा कर रहे हैं करण सिंह, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है। गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्यादा मुश्किल होती है अगर अशोक गहलोत जोधपुर में सक्रिय रूप से करण सिंह के लिए कैंपेन कर रहे होते, लेकिन अशोक गहलोत का पूरा ध्यान जालोर में है। लेकिन अभी यहाँ एक कैरेक्टर और आता है, अगर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बहुत सक्रिय तौर पे अगर जोधपुर में कैंपेन करते हैं, जोधपुर और बाड़मेर में भी, तो यहाँ दोनों ही सीटों पे बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनके पीछे एक वो उस इलाके के मास लीडर है और उनके पीछे एक कम्युनिटी का वोट जो है वो एक तरफा आता है। अगर वो सक्रिय रूप से कैंपेन करेंगे तो जोधपुर में गज्जू बन्ना को मुश्किलें है। करण सिंह साफ छवि के बड़े सौम्य से उस तरीके के उम्मीदवार हैं और वैसे दोनों एक ही जाति से हैं, लेकिन मुश्किलें वहां पर हनुमान बेनीवाल जाके पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज गज्जू बन्ना, गजेंद्र सिंह शेखावत वहां मजबूत है। अगली सीट हम देखें जो अजमेर सीट है। अजमेर से सचिन पायलट सांसद रहे हैं, फिर रघु शर्मा सांसद रहे हैं, लेकिन ना तो सचिन पायलट वहां जा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी के लिए, और ना ही रघु शर्मा वहां कोई कैंपेन कर रहे हैं। गुर्जर वोट अजमेर में काफी हैं और दोनों ही पार्टियों से जो उम्मीदवार है वो जाट है। भागीरथ चौधरी वर्तमान सांसद है, वो बीजेपी से कैंडिडेट है, और रामचंद्र चौधरी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के व्यक्ति है, उनका लंबा काम है और वहां पर जो एक तरीके से दुग्ध क्रांति अजमेर में उसके वो जनक माने जाते हैं। जुड़ाव भी अच्छा है जमीन पे, लेकिन बहुत सौम्य और पॉलिटिकल पर्सन के तौर पे नहीं देखे जाते, जबकि भागीरथ चौधरी के पास संगठन की मजबूती है, उनको संगठन का साथ है, संसाधनों से भी वो संपन्न माने जाते हैं। और सचिन पायलट और रघु शर्मा जो केंद्रीय नेतृत्व है यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेतृत्व है कांग्रेस का, उसका प्रेजेंस नहीं होना भी उनके लिए नुकसानदेह है। तो भागीरथ चौधरी यहाँ पर मजबूत आप मान सकते हैं, बीजेपी को ये सीट जाती हुई लग रही है अभी तक। तो अगली सीट है राजसमंद। अब राजसमंद में जयपुर के सांगानेर के रहने वाले डॉक्टर दामोदर गुर्जर, जो पहले भीलवाड़ा से कैंडिडेट बनाए गए थे, वो कैंडिडेट है कांग्रेस से, और दूसरी तरफ महिमा कुमारी है। महिमा कुमारी राज परिवार से आती है और बीजेपी की ये सीट है, तो यहाँ पर कोई चांस कांग्रेस नजर नहीं आता है। इस सीट को आप साफ तौर पे बीजेपी की सीट मान सकते हैं। तो ओवरऑल इन 13 सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस भी कैसे कहेंगे क्योंकि बांसवाड़ा सीट को हम इंडिया अलायंस कहे या क्या कहे वो, तो लेकिन 3 सीटों पे हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो माइनस में है, बाकी सीटों पर बीजेपी आगे है। और दूसरे चरण में जो ठंडी हवाएं और खुशनुमा हवाएं जो भेज रहा था राजस्थान, वो इंडिया अलायंस के लिए उतनी भेजता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहले दौर का जो आनंद है और पहले दौर का जो माहौल है वो इम्पैक्ट तो करेगा, इम्पैक्ट करना चाहिए, और डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ती है जमीन पे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। आपने बहुत विस्तार से लगभग इन सारी सीटों पर 5 सीट बिहार की और 13 सीट राजस्थान की, उसकी एक प्राइमरी एनालिसिस सेकंड राउंड की आप लोगों ने कर दी। अब हम लोग बात करेंगे जब चुनाव हो रहा होगा या चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, और उसका विश्लेषण उसके बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।